हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेटिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था वो हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी। आज हम उसी को प्रोसीड करेंगे और हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा था और हमने उसके जो रिलेशनशिप होते हैं जैसे कैटेगरिकल रिलेशनशिप था उसके अंदर भी हमने 4 तरीके देखे थे जो इम्पोर्टेंट था गेट एग्ज़ाम के लिए। और हमारे पास कैटेगरिकल रिलेशनशिप था और स्पेशल रिलेशनशिप था, दोनों चीज़ देख ली थी। जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट था जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया था वो हमारे पास नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो के बेस पे आया था, तो ये चीज़ भी हमने समझ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस। 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेस होते हैं जीआईएस के अंदर। हम 2 ही चीज़ें पढ़ेंगे, एक स्पेशल डेटा होता है, एक नॉन स्पेशल डेटा होता है। तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने को डेटाबेस कहते हैं। तो हमारे पास जनरली डेटाबेस के टाइप्स क्या हो जाएंगे, एक स्पेशल हो जाएगा, एक नॉन स्पेशल हो जाएगा। स्पेशल हमारे पास लोकेशन इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और जो नॉन स्पेशल डेटा है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके एट्रीब्यूट डेटा को कैरी करता है। तो हम स्पेशल डेटा क्या होता है, इट इंक्लूड्स लोकेशन, शेप, साइज, ओरिएंटेशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ द फीचर्स और ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जितना भी हमने स्पेशल वर्ड सुना है वो हमारे पास लोकेशन से रिलेटेड होता है। उसके अलावा हमारे पास इसमें जो स्पेशल डेटा में इन्फॉर्मेशन होती है कि वो उसका शेप क्या है, हमारे पास उसका साइज़ कितना है, ओरिएंटेशन मीन्स कितने एंगल पर है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, और उसकी इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास कैरी करता है। फॉर एग्जांपल ए पार्टिकुलर स्क्वायर इन विच इट्स सेंटर द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स स्पेसिफाइज इट्स लोकेशन, इट्स शेप इज ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड स्पेसिफाइज इट्स साइज एंड एंगल इट्स डायगोनल्स। एग्जाम्पल द एक्स एक्सिस स्पेसिफाइज इट्स ओरिएंटेशन। तो हमारे पास अगर मान लीजिए कोई भी एक स्क्वायर है, फिर इनके जो डायगोनल्स को जहाँ पे ये कट करता है, जो सेंटर पॉइंट होता है वो उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन मीन्स इस स्क्वायर की लोकेशन क्या होगी, उसका सेंटर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। उसके अलावा हमारे पास इसका शेप कैसा है, स्क्वायर है, वो हमें साफ पता चल रहा है क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इसकी साइज़ मीन्स हमारे पास शेप तो पता चल गई, लोकेशन इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद साइज़ कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास इसकी किसी एक पर्टिकुलर लेंथ ले लेंगे, एक साइड की जो है लेंथ पता होगी तो उसके हिसाब से उसका साइज़ भी निकल आएगा। उसके अलावा हमारे पास मीन्स उसकी साइज़ पता चल जाएगा। और उसके बाद इसका ओरिएंटेशन मीन्स जो एंगल जो है डायगोनल से कितना बना रहे हैं। मीन्स अगर देखा जाए एक कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस स्पेसिफाई इट्स ओरिएंटेशन, मीन्स अगर एक्स एक्सिस से देखा जाए इसको तो कितने एंगल पे इसका ओरिएंटेशन है। तो हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर आती है, स्पेशल डेटा के अंदर आती है। मीन्स इस स्क्वायर से रिलेटेड अगर लोकेशन, शेप, साइज और ओरिएंटेशन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो किसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, स्पेशल डेटा के अंदर इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अरेंजमेंट ऑफ 3 स्टम्प्स इन ए क्रिकेट ग्राउंड, वो भी हमारे पास एग्जाम्पल है स्पेशल डेटा का। फिर हमारे पास है नॉन स्पेशल डेटा। मैंने बताया कि वो एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक डेटा को कैरी करता है। तो जो एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक डेटा होता है ऑब्जेक्ट या फीचर्स का, वो नॉन स्पेशल डेटा कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल फीचर्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक कंसिडरेशंस। तो उसकी ज्योमेट्री पर मीन्स उसके शेप साइज पर इंडिपेंडेंट रहती है, मीन्स उस पर डिपेंड नहीं करता है जो नॉन स्पेशल डेटा होता है। लेट अस इलस्ट्रेट this with the help of an example. The non-spatial data of town comprise of name of town, its population, settlement type, means of transportation and communication, administration setup, education institutions, occupations, facility। तो अगर हम किसी टाउन का एग्जांपल लें तो उसका नॉन स्पेशल डेटा क्या होगा कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के मोड मीन्स या मोड्स कितने हैं, कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कितना है, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, ये सारी चीज़ें, फैसिलिटी कितनी है, ये सब जो करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट डेटा है वो सारा नॉन स्पेशल डेटा के अंदर आता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव मेंशन डेटा ऑफ टाउन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर लोकेशन आइडेंटिटीज़। तो जितना भी डेटा है वो उसकी लोकेशन आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, मीन्स उसकी ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन जो है लोकेशन आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जो भी एट्रीब्यूट डेटा होता है उसका। हैंस नॉन स्पेशल डेटा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लोकेशन इन्फॉर्मेशन। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डेटा इज गिवन इन टेबल। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस है, नाम से पता चलना चाहिए कि जब भी स्पेशल की बात है तो वो हमारे पास लोकेशन से इन्फॉर्मेशन होता है, रिलेटेड होता है, और नॉन स्पेशल डेटा जो है हमारे पास उसके करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट से रिलेटेड होता है।
तो जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है, इट हैज़ स्पेशल डेटा क्या है, इट हैज़ मल्टी डायमेंशनल नेचर एंड ऑटो कोरिलेटेड, और ये हमारे पास वन डायमेंशनल नेचर होता है और इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास। तो स्पेशल डेटा की लोकेशन इन्फॉर्मेशन से ऑटो कोरिलेशन मीन्स कोरिलेट कर सकते हैं। नॉन स्पेशल डेटा जो है वन डायमेंशनल नेचर में होता है और इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास लोकेशन इन्फॉर्मेशन से। These about two distinctions put spatial and non-spatial data into different philosophical camps with far-reaching implications for conceptual processing and storage issues। तो इन दोनों के लिए हमारे पास स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग का जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। स्पेशल डेटा का अलग होता है और नॉन स्पेशल डेटा का अलग होता है। फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग इज़ परहैप्स द मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट नॉन स्पेशल डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन डेट इज़ परफॉर्म। तो सॉर्टिंग करते हैं हमारे पास नॉन स्पेशल डेटा के ऊपर एक प्रोसेस होता है जो नॉन स्पेशल डेटा के ऊपर होता है, सॉर्टिंग जो होती है। इट इज़ नॉट ऑब्वियस हाउ टू इवन सॉर्ट लोकेशन डेटा सच डेट ऑल पॉइंट्स एंड अप नियर बाई देयर नियरेस्ट नेबरहुड्स। तो हमारे पास जो सॉर्ट आउट करते हैं वो हमारे पास लोकेशन डेटा पे नहीं कर सकते, वो जनरली हमारे पास नॉन स्पेशल डेटा के ऊपर होती है जो सॉर्टिंग करती है। सॉर्ट आउट कर देना मीन्स कि हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसको अरेंज कर देना। दीज डिस्टिंक्शंस justify a separate consideration of spatial and non-spatial data models in GIS। G-relational data model stores spatial and non-spatial attribute data separately and also links them on the basis of identity of features। तो ये हमारे पास जियो रिलेशनल डेटा क्या है, हमारे पास स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को अलग अलग स्टोर करता है, लेकिन हमारे पास उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर देता है जो जियो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है। डेटा मॉडल मीन्स अभी हम उसके अंदर पढ़ेंगे जैसे हायरार्किकल मॉडल और जो भी हमारे पास आगे आने वाले डेटाबेस मॉडल उसके अंदर हम पढ़ेंगे। फर्दर ए जियो रिलेशनल डेटा मॉडल अरेंजेस दीज टू डेटा सेट्स इन सच अ वे दैट दे कैन साइमल्टेनियसली बी क्वेरीड, क्वेरी हो सके, उनके ऊपर एनालाइज कर सकें और डिस्प्ले कर सकें। इस तरीके से हमारे पास जियो रिलेशनल डेटा मॉडल जो होता है उसके अंदर इस तरीके से स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा जो है स्टोर होता है कि उसके ऊपर क्वेरी भी कर सकें, एनालाइज भी कर सकें और साथ के साथ डिस्प्ले भी कर सकें। उसके अलावा हमारे पास क्या स्पेशल डेटा हो गया, अब हमारे पास है नॉन स्पेशल डेटा इन GIS। नॉन स्पेशल डेटा आर स्टोर्ड इन GIS एज टेबल्स। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो वेक्टर फॉर्म के अंदर था कि जो एट्रीब्यूट डेटा होता है वो हमेशा टेबल्स के अंदर सेव होता है। जो GIS सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो जनरली एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमारे पास टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। सच टेबल्स आर non-spatial attribute tables। A non-spatial table is represented by rows and columns in which each row shows a special feature। तो हमारे पास टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, सेम टू सेम हमारे पास जो भी नॉन स्पेशल डेटा की जो टेबल होती है उसके अंदर भी रोज और कॉलम होते हैं। तो जो रो के अंदर रहता है वो स्पेशल फीचर होता है और कॉलम के अंदर क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। मीन्स हमारे पास अगर टेबल है तो हमारे पास रोज़ हो गई, मीन्स इस डायरेक्शन में चलेंगे तो रोज़ हो गया, और ये हमारे पास कॉलम्स हो गया। तो कॉलम्स के अंदर जो हमारे पास उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, जो भी उसका एट्रीब्यूट डेटा होता है, और स्पेशल फीचर के बारे में होता है रोज़ के अंदर कि कौन सा फीचर के बारे में हम बता रहे हैं। तो एट्रीब्यूट डेटा की टेबल हमने अभी देखेंगे तो उसमें साफ क्लियर हो जाएगा कौन सा रो क्या रिप्रेजेंट करता है। The intersection of a row and column gives the value of specific characteristic of for a particular feature as shown in the table। A row is also known as a record of tuple, record और a tuple। तो जो रोज़ का जो डेटा होता है उसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं या फिर टपल भी कहते हैं। एंड ए कॉलम इज़ नोन एज फील्ड और आइटम, और जो कॉलम के अंदर होता है उसको हम फील्ड या आइटम कहते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे ये टेबल दे रखी है और जिसके अंदर डेटा है हमारे पास, तो लेवल 1 है हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक फीचर है जिसका 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये हमारे पास क्या है, रो के अंदर 1 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो ये हमारे पास रोज़ के अंदर हमारे पास इसके फीचर को दिखा रखा है। और उसके बाद हमारे पास कॉलम्स में क्या है, रिवर्स है, लेंथ है, डैम है। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है कि हमारे पास लेवल 1 में कितनी रिवर्स हैं, 2 हैं, 2 में हमारे पास 3 रिवर हैं, 5 रिवर्स हैं। तो कॉलम के अंदर जो है हमारे पास वो
कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रखा है कि कितने रिवर्स हैं, उनकी लेंथ कितनी है, उनके डैम्स कितने हैं। तो ये हमारे पास कॉलम हो गया। रो के अंदर हमारे पास क्या है, कितने फीचर्स हैं, तो हमारे पास 1 फीचर, 2 फीचर, 3rd फीचर, तो उसके हिसाब से दे रखा है। और फिर रो वाले जो भी हमारे पास रो के अंदर डेटा होता है उसको रिकॉर्ड या टपल कहते हैं, और जो कॉलम के अंदर होता है उसको फील्ड या आइटम कहते हैं। ये इतना पूछा नहीं जाता, पर फिर भी पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जियोग्राफिक डेटा एंड जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है। जियोग्राफिक डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है, पहले भी बताया रखा है मैंने, तो फिर से देख लेते हैं। जियोग्राफिक मतलब कि उसके अर्थ की लोकेशन के बेस पे हमारे पास जियोग्राफी जहाँ पे आ जाए वो लोकेशन के बेस पे या फिर अर्थ से रिलेटेड है हमारे पास। जियोग्राफिक डेटा आर ए स्पेशल टाइप ऑफ डेटा बिकॉज देयर जियोग्राफिक नेचर, बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिक नेचर दैट जियोग्राफिक डेटा जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड। तो जो जियोग्राफिक डेटा होता है वो जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड होता है। वेयर एंड वी कैन लोकेट एंड आइडेंटिफाई फीचर्स बाई ए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो जियोग्राफिकल रेफरेंस का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई भी इमेज लिया या कोई भी मैप हमारे पास है, अगर उसको हम कंप्यूटर या जीआईएस सॉफ्टवेयर में इनपुट कर रहे हैं तो वो सेम उसी लोकेशन पर गिरेगी जिस लोकेशन की वो फोटोग्राफ है। तो वो जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे उसमें हम रेफरेंस जियो रेफरेंसिंग कहते हैं कि उस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास मैप खुला हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर हम उसके बाद इमेज अगर उसको ओवरले कराते हैं तो उसी लोकेशन पर गिरेगी जिस लोकेशन की वो मैप है या फिर जिस लोकेशन की वो फ़ोटो है। तो उसके जो लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होंगे सेम टू सेम एग्जैक्ट मैच करेंगे। तो वो जनरली जियोग्राफिक डेटा क्या होता है, जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड होता है। दे आर मेड अप ऑफ डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स विच टेल व्हाट दे आर एंड ग्राफिकल एलिमेंट्स विच टेल दे व्हाट दे लुक लाइक, वेयर दे आर फाउंड एंड हाउ दे आर स्पेशली रिलेटेड टू वन अनदर। तो जियोग्राफिकल डेटा के अंदर 2 चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स खुद के खुद होता है कि जनरली वो क्या चीज़ है तो हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो ग्राफिकल एलिमेंट्स भी उससे पता चल जाते हैं कि जनरली वो किस तरीके से दिखता है और कहाँ पर वो मिलता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जियोग्राफिकल डेटा के अंदर ऑलरेडी रहती है। द डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स आर कॉमनली रेफर टू एज नॉन स्पेशल डेटा वाइल द ग्राफिकल एलिमेंट्स आर कॉमनली रेफर टू एज स्पेशल डेटा। तो जियोग्राफिकल डेटा के अंदर क्या है, नॉन स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। द जियोग्राफिक डेटा आर ऑलवेज पर्टिनेंट टू फीचर्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ एज वेल एज human activities based on or associated with their features and resources. The primary purpose of collection of geographical data and their utilization is for problem solving and decision making associated with geography. तो geographical data से क्या है, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कर सकते हैं उसको। तो जो भी जियोग्राफी मीन्स उसकी लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेशल रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। तो जियोग्राफिकल डेटा रहेगा तो हमारे पास उससे क्या है, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं कि पता रहता है। डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट जो होता है जिससे हमें पता रहता है वो कहाँ की फ़ोटो है और कैसा वो दिख रहा है। तो जो भी डेटा होता है हमारे पास उसके बारे में बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और विजुअलाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। तो हमारे पास जियोग्राफिकल डेटा जो हेल्पफुल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल है। ऑन द अदर एंड प्रोसेसिंग ऑफ जियोग्राफिक डेटा गिव्स द जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। जब हम जियोग्राफिक डेटा हमने कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं तो जो आउटपुट आता है उससे हमें क्या जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उससे हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व और डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल हो जाती है प्रोसेसिंग करने के बाद। तो द जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आर यूजफुल टू इम्प्रूव द यूजर्स नॉलेज अबाउट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ फीचर्स एंड रिसोर्स एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद दीज फीचर्स एंड रिसोर्सेज। तो जब जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है उससे क्या है यूजर्स की नॉलेज या फिर हम कह सकते हैं विजुअलाइजेशन बेटर होता है। तो ईजी हो जाता है अर्थ के फीचर्स को या फिर ह्यूमन एक्टिविटी जो भी चल रही है उनको समझना, और फिर वो उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकता है। इट इनेबल द यूजर टू डेवलप स्पेशल इंटेलिजेंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कंसर्न द अकरेंस यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ फीचर एंड रिसोर्स एज वेल एज इम्पैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद देम। तो जो भी अर्थ की जो जियोग्राफी है उसके ऊपर ह्यूमन का या कोई भी एक्टिविटी चल रही है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो हम उससे एनालाइज करके जो भी हमारे पास जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल होगी तो उससे हम एनालाइज करके उसके कॉन्सिक्वेंस और इम्पैक्ट क्या होंगे वो देख सकते हैं। स्पेशल नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफिक डेटा जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अप्लाई डायरेक्टली टू देम। जियोग्राफिक डेटा हैव 3 डायमेंशंस विच आर गिवन बिलो। जियोग्राफिक डेटा के अंदर क्या क्या है, एक तो टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन रहती है
मीन्स हमारे पास वो फ़ोटो कब ली गई है उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। थीमेटिक रहेगा कि मीन्स अक्रेंस ऑफ सुनामी इन इंडियन ओशन की किस पर्टिकुलर चीज़ की है, क्योंकि पहले ही बताया था कि जो डेटा है वो खुद ही बताता है हमारे पास कि वो किस चीज़ का डेटा है, और उसके अंदर क्या स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी रहती है। अफेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग साउदर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर कहीं पर सुनामी आई है तो उसके अंदर जो डेटा रहेगा, एक तो अक्रेंस का सुनामी कहाँ पे अकर की गई है, उसके बाद हमारे पास वो कब अकर हुई थी, उसकी डेट, टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ उसने क्या क्या इफेक्ट एरिया क्या कौन कौन सा अफेक्टेड हुआ, तो वो स्पेशल इन्फॉर्मेशन। ये सब क्या जियोग्राफिकल डेटा के अंदर रहता है। जीआईएस एम्फसाइज द यूज ऑफ स्पेशल डायमेंशन फॉर टर्निंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन विच असिस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफिक फिनोमेना। तो हमारे पास जियोग्राफिक डेटा के बारे में हमें थोड़ा समझना था कि जो जियोग्राफिकली रेफरेंस डेटा रहता है उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हो। अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है उसको स्टार्ट करते हैं कि जीआईएस डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस एंड जीआईएस डेटाबेस। तो डेटाबेस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, वैसे भी आपको फिर से हमारे पास जो भी जीआईएस डेटाबेस आएगा उसको पढ़ लेते हैं। जीआईएस डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मैंने आपको सोर्सेज बता रखे जीआईएस डेटा के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं या कौन कौन सा डेटा जो है जीआईएस प्रोसेस कर सकता है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ दिस डेटा इज मैनेज्ड इन डेटाबेसेस, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटाबेस कहते हैं उसको। डेटा को अगर ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो उसको डेटाबेस कहते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए क्या डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। द डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड्स अ रोबस्ट मेथड टू डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर। हाउएवर it also requires more effort and resource to implement, and therefore the design and building of GIS database is an elaborate process by necessity। तो GIS डेटाबेस बनाने के लिए थोड़ा एफर्ट और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, मीन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। क्रिएटिंग ए डेटाबेस में मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, पर जब एक बार बन जाता है तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकालना या फिर उसको रिट्रीव करना डेटा को वो ईजी हो जाता है, और स्टोरेज भी थोड़ा कम चाहिए होता है। तो हमारे पास सिंपल तरीके से और ईजिली और बेटर वे से हमारे पास प्रोसेस हो सकता है डेटा अगर डेटाबेस बना दीजिए। भले ही थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं या फिर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, पर जीआईएस डेटाबेस हेल्पफुल होता है। डेटाबेसेस ऑफर मोर देन जस्ट ए मेथड ऑफ हैंडलिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्पेशल एंट्रीज, दे कैन हेल्प टू कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन विद ए वैल्यू। तो जब डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इन्फॉर्मेशन से ही हमारे पास डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो जनरली हमारे पास जो स्पेशल एंटिटीज़ होती हैं डेटाबेस के अंदर, वो उसको हैंडल करना थोड़ा ईजी हो जाता है। Information result from the analysis or organization of data in a database, data can be ordered, reordered, summarized and combined to the provide information। तो हमारे पास डेटा तो अवेलेबल है, लेकिन उससे इन्फॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास अगर उसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए उस डेटा को प्रॉपर वे में, या फिर ऑर्डर, रीऑर्डर या समराइज या अपडेट कर दिया जाए, जिससे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन में वो कन्वर्ट हो जाए। मीन्स हम उससे डेटा जो भी हमें आउटपुट चाहिए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। A database can perform sorting, ordering, conversion, calculation, maximum and minimum value, average, summary। तो डेटाबेस क्या क्या कर सकता है, सॉर्टिंग कर सकता है डेटा को, ऑर्डरिंग, कन्वर्ट कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है उसके ऊपर, और समरी भी निकाल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है डेटाबेस का क्या क्या काम है। विद द एडिशनल मैपिंग कैपेबिलिटी ऑफ जीआईएस, द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स विद पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कैन बी मैप्ड। फॉर डिसीजन मेकिंग द जीआईएस नीड्स इन्फॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोर डेटा इन द डेटाबेस। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास जो भी जीआईएस को ज़रूरत पड़ती है वो क्या पड़ती है, डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर्ड हुआ है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। जीआईएस डेटा बेस क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ जीआईएस डेटाबेस क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स मेड अप ऑफ 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फाइल स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड ए डेटाबेस। तो जो भी हमारे पास डेटा है, मीन्स मल्टीपल फाइल्स का डेटा होता है, हमारे पास बहुत सारा डेटा को प्रोसेस कर सकता है जीआईएस सॉफ्टवेयर। तो जो मल्टीपल फाइल्स होती हैं जनरली 3 टाइप्स की होती हैं, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के फॉर्म में होती है। तो वो जो फाइल्स हैं उनको एक प्रॉपर वे में स्टोर करना, रिट्रीव करना और ऑर्गेनाइज करना डेटा को डेटाबेस कहलाता है। मैं आपको बार बार इतनी बार बता दिया मैंने डेटाबेस क्या होता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन करना है डेटा का,
और फाइल स्ट्रक्चर बनाना है, जो भी हमारे पास फाइल्स अवेलेबल है। तो जनरली स्टोरिंग जो होती है डेटा की डेटाबेस में 3 तरीके से होती है। एक तो सिंपल लिस्ट होती है, फिर हमारे पास ऑर्डर्ड सिक्वेंशियल फाइल्स में होती है, और तीसरा हमारे पास है इंडेक्स्ड फाइल। अब ये तीनों चीज़ क्या होती है, या फिर जो भी डेटा अवेलेबल है उसको कैसे स्टोर करता है डेटाबेस, वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल लिस्ट। सिंपल लिस्ट के अंदर क्या होता है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटाबेस इज ए सिंपल लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन विच एनी न्यू आइटम व्हेन एडेड टू द डेटाबेस इट इज़ सिंपली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फाइल। तो जनरली हमारे पास सिंपल लिस्ट के अंदर क्या है कि जो भी डेटा अवेलेबल है उसको एक प्रॉपर वे में लिस्ट के फॉर्म में बना दिया। अब सिंपल लिस्ट बना दी डेटा की। अब मान लीजिए हमें कोई अपडेट करना है और कोई भी नया आइटम ऐड करना है, तो हम उसको बीच में नहीं एंट्री करेंगे, उसको हम हमेशा लास्ट में एंट्री करेंगे, जिससे कि हमारे पास डिफ़िकल्टी ना हो। तो जो भी नया डेटा आता है उसको हम एंड ऑफ द फाइल में रखते हैं। इन सच फाइल्स इट इज़ ईजियर टू ऐड डेटा बट रिट्रीविंग इज़ नॉट एफिशिएंट एंड फॉर दिस रीजन इज इन ए लार्ज डेटा सर्चिंग ए पर्टिकुलर आइटम टेक्स लॉन्ग टाइम। तो जब हमारे पास डेटा को एक कुछ हमने अलग नहीं किया, सिंपल एक लिस्ट बना दी, बस इसमें क्या है जब भी नया डेटा करेंगे तो वो इजी होगा ऐड करना। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन या डेटा को रिट्रीव करना है, किसी पार्टिकुलर डेटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको रिट्रीव करना एफिशिएंट नहीं होता है, और हमारे पास स्टोरेज के लिए भी थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है, मीन्स स्टोरेज ज़्यादा गिरता है। तो सिंपल लिस्ट का एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। मेन तो नुकसान ही है। फ़ायदा क्या है कि थोड़ा अपडेट करते हैं तो लास्ट में डेटा उसको ईजी हो जाता है उसको पुट करना डेटा को। सपोजिंग ए लिस्ट कंटेंस एंड डेटा आइटम्स। मान लीजिए कि हमने जो डेटा लिया है वो एंड नंबर ऑफ डेटा लिया है और उसकी हमने सिंपल लिस्ट के फॉर्म में स्टोर किया है। देन फॉर सर्चिंग अ सिंगल आइटम, और फिर उसके अंदर हम कोई भी डेटा को रिट्रीव करना चाह रहे हैं या कोई भी एक आइटम को सर्च करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर क्या है रिक्वायर करेगा एन एवरेज ऑफ n+1/2 ऑपरेशंस। तो उसको एक उस डेटा को निकालने के लिए n+1/2 ऑपरेशंस रन करने पड़ेंगे उस एक सिंगल आइटम को सर्च करने के लिए। तो हमारे पास जो इसके अंदर डेटा को रिट्रीविंग करना होता है या फिर किसी भी पर्टिकुलर आइटम की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो मुश्किल होता है। एंड डेटा के लिए हमारे पास उसको ऑपरेशन जो चलाने पड़ते हैं वो जनरली n+1/2 चलाने पड़ते हैं। इफ़ ए कंप्यूटर टेक्स 1 सेकेंड टू रीड ए कार्ड having certain information to search for a particular information from a pack of 2 lakh cards, computer has to perform as many as n+1/2 search operations which require more than 27 hours। तो जनरली इसको कितना, अगर 1 सेकंड को मान लें कि एक कार्ड को रीड करने के लिए 1 सेकंड चाहिए, तो उसको कितने कार्ड रीड करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास डेटा जो 2 लाख अवेलेबल है, 2 × 10⁵ अवेलेबल है, तो उसको n+1/2 ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे जिसमें उसको 27 घंटे लग जाएंगे लगभग। तो इससे डेटा को रिट्रीव करना बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है और एफिशिएंट भी नहीं है। इट इज़ ऑब्वियसली शोज़ द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस। तो सिंपल लिस्ट हमारे पास एक जनरली सिंपल तरीका ही है उसको स्टोर करने का। फिर हमारे पास उसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, ऑर्डर सिक्वेंशियल फाइल में स्टोर किया डेटा को। ऑर्डर सिक्वेंशियल फाइल में क्या होता है कि डेटा आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर एज इन टेलीफोन डायरेक्टरी। तो ऑर्डर के फॉर्म में, ऑर्डर में लगा दिया डेटा को, जैसे कि हमने डिक्शनरी देखे उसके फॉर्म में क्या है कि ए वाले वर्ड पहले होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमने सेम टू सेम डेटा को स्टोर करता है डेटाबेस जो है। तो नॉर्मल स्ट्रेटेजी फॉर सर्च इज़ बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो हमारे पास इसके अंदर जो सर्च करने की जो स्ट्रेटेजी होती है, मीन्स अगर कोई डेटा को रिट्रीव करना है, किसी डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो जो कंप्यूटर होगा वो सर्च करेगा डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे। इंस्टेड ऑफ बिगिनिंग द सर्च एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, द रिकॉर्ड इन द मिडल इज एग्जामिन्ड फर्स्ट। तो इसमें क्या हमारे पास कोई भी डेटा को सर्च करना है तो ये स्टार्टिंग से नहीं करेगा, ये हमारे पास क्या मिडल से स्टार्ट करता है। इफ़ द डिजायर्ड वैल्यू डू नॉट मैच, द सर्च प्रोसीड टू फाइंड वेदर द रिक्वायर्ड आइटम अकर बिफोर और आफ्टर द मिडल एलिमेंट। तो अगर हमारे पास मिडल में एलिमेंट वो नहीं मिला जिस डेटा को हम सर्च कर रहे हैं, तो वो जनरली क्या या तो ऊपर की साइड सर्च करेगा या फिर नीचे की साइड सर्च करेगा। तो इससे क्या हमारे पास हाफ ऑफ टाइम बच जाता है, एटलीस्ट मीन्स हाफ डेटा को ही सर्च करता है वो। द अप्रोप्रिएट हाफ ऑफ द फाइल इज रिटेन एंड सर्च रिपीटेड अंटिल द आइटम हैज़ बीन लोकेटेड। तो जो हाफ डेटा है उसको सर्च करता रहेगा जब तक कि इन्फॉर्मेशन या जिसके बारे में हमें आउटपुट चाहिए वो नहीं मिल जाता। वेरी ऑफन ऑर्डर सिक्वेंशियल फाइल्स आर असेस्ड बाय बाइनरी सर्च ऑपरेशन। A binary search operation requires log 2 n+1 steps, so containing files to 20 lakh data
items will require nearly 2 hours as compared to the 27 hours in simple list, assuming each operation takes a second to perform. तो इसके अंदर जो सर्च ऑपरेशन होता है वो बाइनरी सर्च अप्रोच होती है। तो मीन्स जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स चाहिए होते हैं सर्च करने के लिए किसी पर्टिकुलर आइटम को, वो है log n+1। तो अगर हमारे पास n क्या डेटा है, नंबर ऑफ़ डेटा अगर हमारे पास 2 × 10⁵ डेटा है, तो उसके लिए जो हमारे पास सिंपल लिस्ट के अंदर 27 आवर्स लग रहे थे, ये हमारे पास उसी आइटम को 2 घंटे में सर्च कर लेता है। तो इससे क्या बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है ऑर्डर सीक्वेंशियल फाइल्स में। In order sequential files, whenever a new item is added, an extra space for it is created before inserting it. But the advantage is that stored items can be searched faster. तो जब भी हमारे पास कोई अपडेट करना होता है, नया आइटम उसके अंदर डालना होता है लिस्ट के अंदर, तो हमारे पास एक अलग से पहले स्पेस बनाया जाता है और फिर उसके बाद इंसर्ट किया जाता है डेटा को। तो इससे फ़ायदा क्या है हमारे पास कि जो नया डेटा होता है वो जल्दी से सर्च हो जाता है। जो स्टोर्ड आइटम्स होते हैं उसका एडवांटेज है कि वो फास्टर सर्च होता है। फिर हमारे पास इंडेक्स्ड फाइल्स। इन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन द इंडिविजुअल आइटम्स, पॉइंट, लाइन्स और एरियाज कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स इन एडिशन टू एन आइडेंटिफिकेशन नंबर और नेम ऑफ द की एट्रीब्यूट्स। तो हमारे पास जो जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होती है उसके चाहे पॉइंट्स हो, चाहे लाइन हो, चाहे एरिया हो, उसके अंदर जो होती है वो हमारे पास लोकेशन इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा उसके एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन होती है। मीन्स उसके आइडेंटिफिकेशन आईडी नंबर, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स भी है तो उसके आईडी होती है, उसके साथ उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो पॉइंट, लाइन, एरिया के अंदर उसकी आईडी होती है या उसका नाम होता है, उसके अलावा उसके लोकेशन इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसी आईडी के बेसिस पे, मीन्स उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर या नेम के बेसिस पे हमारे पास इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। टिपिकली ए सर्च विल कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग द आइडेंटिटी दैट मैच ए सिलेक्टेड सेट ऑफ एट्रीब्यूट क्राइटेरिया। In most cases, a large number of attributes are linked to an entity. A more efficient method of search is required to find out specific entities with associated cross-reference attributes. तो नाम से पता चल रहा है जैसे इंडेक्स्ड फाइल है, तो इंडेक्स जो हमारे पास होता है वो ओवरव्यू होता है। मीन्स हमारे पास नेम या आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे मेन पॉइंट्स होते हैं हमारे इंडेक्स में। वैसे ही हमारे पास क्या है, जो डेटा स्टोर होता है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर नेम के बेसिस पे होता है। तो जब भी हम सर्च करते हैं उस आईडी के बेसिस पे सर्च कर लेते हैं, इजी हो जाता है उसको सर्च करना। और कुछ केसेस में क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, पोल्स का डेटा हमारे पास है, पार्क का डेटा है, वाटर बॉडीज़ का डेटा है, तो हम उसको क्या एक एंटिटी से, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या एक एंटिटी से लिंक कर देते हैं। तो जब हम सर्च करते हैं तो और ईजी उसको, मीन्स कम टाइम में जो जल्दी सर्च हो जाता है। तो इंडेक्स फाइल क्या है हमारे पास सिंपल लिस्ट से तो बेटर ये कि हमारे पास जो भी सर्च होता है किसी भी आइटम का वो कम टाइम लेता है। उसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट फाइल्स हैं, इन्वर्टेड फाइल्स हैं और इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल्स हैं। तो डायरेक्ट फाइल्स कौन सी होती है हमारे पास? देयर आर 2 ways of speeding up the access of the original data file as index file. If the data items in the file themselves provide the main order of the file, then the files are known as direct files. तो ये हमारे पास इंडेक्स फाइल का ही पार्ट है। तो जो इंडेक्स फाइल होता है उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है आईडी के बेसिस पे होता है। और अगर हमारे पास जो डेटा आइटम्स है, मीन्स जिस फाइल के अंदर है उसके अंदर जो डेटा आइटम्स है अगर इस तरीके से स्टोर हैं कि वो खुद के खुद अपना ऑर्डर, मेन ऑर्डर जो है फाइल का, उसको मेंटेन करके स्टोर हो रहे हैं, तो मीन्स अगर उसको मेंटेन करके स्टोर हो रहा है तो वो डायरेक्ट फाइल्स है। जैसे इस टेबल में देखिए, जो भी हमारे पास इंडेक्स है और फाइल आइटम है, इंडेक्स के अंदर हमारे पास क्या आइटम्स की है, ABCDEFG एंड तक है, जितने भी आइटम्स हैं हमारे पास अवेलेबल। उसके अलावा हमारे पास रिकॉर्ड नंबर के A का 1 है, B का n+1 है, C का उससे भी ज़्यादा है, ऐसे सो ऑन। उसके बाद हमारे पास जो फाइल आइटम्स हैं A1 A2 एंड तक है, जितनी भी हमारे पास फाइल आइटम, तो ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेव हो रही हैं। और ये हमारे पास जो हमारे पास आइटम की है ये हमारे पास आईडीज़ हैं, तो उनके आईडी के बेसिस पे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में, मीन्स एक सीक्वेंशियल फॉर्म में जो उसका मेन ऑर्डर है फाइल का, उसको मेंटेन करके ही स्टोर हो रही हैं, तो उनको डायरेक्ट फाइल्स कहते हैं। जैसे अब इन्वर्टेड फाइल क्या होता है, तो इन्वर्टेड फाइल अप्रोच क्या होती है, अनदर अप्रोच ऑफ लोकेटिंग आइटम्स
in the main file, maybe specifying the location according to the topic given in a second file known as inverted file as shown in the table। तो जो हमारे पास सॉइल प्रोफाइल है, जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारे पास सॉइल प्रोफाइल इनकी आईडी है, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट सेव्ड हैं वो कैसे हमारे पास उसका pH दे रखा है, और ER ये हमारे पास कितना डीप है, शैलो है, उसकी डेप्थ दे रखी है। तो इसके अंदर हमारे पास जनरली सॉइल ग्रुप के बेस पर है A B C D और E, उसका ड्रेनेज कैसा है, ए सॉइल का गुड है, पुअर है, गुड है। तो हमारे पास जनरली जो लोकेट किया गया है इसके अंदर जो फिर उसका pH डेप्थ कौन सी है, मीन्स डेप्थ कितनी है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास डेटा स्टोर है। तो इन्वर्टेड फाइल के अंदर क्या होता है कि जो लोकेटिंग आइटम्स होते हैं मेन फाइल में, मे बी स्पेसिफाइंग द लोकेशन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक गिवन इन द सेकंड फाइल। तो सेकंड फाइल जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है उसके बेसिस पे, मीन्स सॉइल ग्रुप के बेसिस पे A B C D E। तो इन्वर्टेड हमने सेव किया है, जो सॉइल प्रोफाइल है 1 2 3 4 5, ये हमने जो इसके एट्रीब्यूट्स है मीन्स सॉइल ग्रुप जो है उसके बेसिस पे हमने स्टोर किया डेटा को, तो इन्वर्ट फाइल कर दिया हमने। तो हमारे पास जो डायरेक्ट जो मीन्स है, तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के बेस पे डेटा स्टोर, लेकिन हमारे पास क्या जनरली सेकंड फाइल के बेसिस के एट्रीब्यूट्स के जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बेसिस पे स्टोर है डेटा हमारे पास। तो इन्वर्टेड फाइल है हमारे पास, ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास है थर्ड इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल। अनदर अप्रोच ऑफ सर्च कुड बी टू परफॉर्म एन इनिशियल सिक्वेंशियल सर्च ऑन द डेटा फॉर ईच प्रॉपर्टी टॉपिक बाय अरेंजिंग द डेटा इन फाइल कॉल्ड इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल। तो हमारे पास डेटा को सर्च कैसे किया जा सकता है, जैसे ऊपर था, ऊपर ER क्या था हमारे पास, इरोजन था, कि हमारे पास इरोजन हमारे पास इसके अंदर यस है, नो है, यस है। तो हमारे पास ये इरोजन है, pH है, डेप्थ के बेसिस पे, ड्रेनेज है और सॉइल ग्रुप है हमारे पास। तो हमारे पास जो इन्वर्टेड इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल है उसके बेसिस पे भी हम सर्च कर सकते हैं अपने भी डेटा को। तो अनदर अप्रोच ऑफ सर्च कुड बी परफॉर्म एन इनिशियल सिक्वेंशियल सर्च ऑन द डेटा फॉर ईच प्रॉपर्टी टॉपिक बाय अरेंजिंग द डेटा इन फाइल। तो उसके लिए हमारे पास अगर इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल के बेसिस पर सर्च करना है तो हमें क्या है, जो डेटा अवेलेबल है उसको अरेंज करना पड़ता है, और अरेंज किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसके बेसिस पे हमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है, जिसे हम इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल कहते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे हमने इन्वर्टेड फाइल के एग्जांपल में देखा था कि जो सॉइल प्रोफाइल है वो हमारे पास एट्रीब्यूट के इसके सॉइल ग्रुप के बेसिस पे हमने डेटा को स्टोर किया था। लेकिन इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल में क्या इंडेक्स कर देंगे, मीन्स हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे डेटा को अरेंज कर देंगे। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुड ड्रेनेज हमारे पास कौन से सॉइल नंबर की है, 1 2 और 5 की है। पुअर ड्रेनेज हमारे पास 3 और 4 की थी। अगर आप इस टेबल को ही हमने क्या अरेंज कर दिया, जैसे गुड ड्रेनेज किसकी थी हमारे पास 1 2 और 5 का था, पुअर ड्रेनेज के बेसिस पे हमारे पास 3 और 4 सॉइल नंबर था। तो हमारे पास डेटा को अरेंज कर देना, वो इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल कहलाता है। डीप कौन सा है, शैलो कौन सा है, ये सॉइल नंबर्स है हमारे पास। इरोजन किसके अंदर यस है और किसके अंदर नो के बेसिस पे भी कर सकते हैं। pH के बेसिस पे किसका 5 से कम है या फिर 5 से ज़्यादा है, कौन सी सॉइल का 5 से कम है, कौन सी सॉइल का 5 से ज़्यादा है, उस बेसिस पे हम डेटा को अरेंज कर देते हैं। और फिर इससे हमारे पास अगर कोई भी सर्च या कोई भी आइटम सर्च करना होता है वो ईजी हो जाता है। तो ये जो हमारे पास पार्ट है इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल, ये हमारे पास जनरली इंडेक्स फाइल का ही है। दो द इंडेक्स फाइल परमिट्स रैपिड एक्सेस टू द डेटाबेस, इससे क्या रैपिड एक्सेस हो जाता है डेटा के लिए। दे हैव इनहेरेंट प्रॉब्लम्स व्हेन यूज्ड विद द फाइल इन विच रिकॉर्ड्स आर कंटिन्यूअली बीइंग अपडेटेड बाय एडिंग और डिलीटिंग द रिकॉर्ड सच एज इंटरेक्टिव मैपिंग सिस्टम्स। लेकिन हमारे पास इसका एक्सेस करना तो ईजी हो जाता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है कि जब भी हम कोई भी डेटा को रिकॉर्ड करते हैं या अपडेट करते हैं तो हमें कोई ना कोई डेटा को मीन्स ऐड करना, डिलीट करना, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए कंटिन्यूअली उसको डेटा को रिकॉर्ड करना, अपडेट करना पड़ता है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल है उससे हम रैपिड एक्सेस तो कर सकते हैं डेटा को, लेकिन अगर मान लीजिए हमें कोई भी डेटा बार बार अपडेट करना पड़ रहा है, मीन्स कोई डेटा को ऐड करना पड़ रहा है या डिलीट करना पड़ रहा है, तो इसके अंदर बहुत सारी अंदर जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो जनरेट होती हैं। तो हम इसको बार बार अपडेट नहीं कर सकते इस डेटा को। अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन डायरेक्ट फाइल्स रिक्वायर डेट बोथ द फाइल एंड इट्स इंडेक्स मस्ट बी मॉडिफाइड। लेकिन जो डायरेक्ट फाइल्स का जो केस था उसके अंदर जब हम अपडेट करते हैं तो उसके अंदर जो फाइल है और इंडेक्स है
वो दोनों हमारे पास मॉडिफाइड होना चाहिए। When new records are returned to a file accessed by an inverted file index, the new record does not have to be placed at a special position। तो जब भी हमारे पास इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल है उसके अंदर अगर हम कोई नया रिकॉर्ड नए डेटा का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल पोजीशन हम नहीं रखते हैं। द न्यू रिकॉर्ड में भी सिंपली एडेड टू द एंड ऑफ द फाइल, तो कोई स्पेशल पोजीशन नहीं होती और वो एंड ऑफ द फाइल मीन्स फाइल के एंड में उस डेटा को स्टोर कर लेता है और साथ में उसका जो इंडेक्स है वो भी अपडेट होना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा कि डायरेक्ट फाइल के केस में हमारे पास एक तो उसका फाइल लोकेशन या फिर फाइल भी अपडेट होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसका इंडेक्स भी अपडेट होना चाहिए। तो वैसे ही हमारे पास इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल के अंदर अगर हम कोई डेटा को स्टोर करते हैं नए डेटा को तो उसका इंडेक्स भी अपडेट होना चाहिए। फाइल मॉडिफिकेशन में भी एक्सपेंसिव अफेयर व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा फाइल्स particularly in an interactive environment। Another disadvantage of index file is that very often data can only be accessed through the key contained in the index files। तो जो इंडेक्स फाइल है, इंडेक्स फाइल्स है जो थर्ड टाइप है, उसका एक और डिसएडवांटेज है कि हमारे पास कुछ ही डेटा एक्सेस हो सकता है थ्रू द की कंटेंट इन इंडेक्स फाइल। तो जो की है जैसे पुअर ड्रेनेज, जो भी हमारे पास की फाइल्स थी उसके बेसिस पे अगर हम इंडेक्स डेटा के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी आइटम को तो वो कुछ ही डेटा को सर्च कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में भी रिट्रीवेबल यूजिंग सिक्वेंशियल सर्च मेथड। तो उससे क्या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। अगर हमें कोई दूसरी और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इंडेक्स फाइल से नहीं मिल सकती तो उसके लिए हमें मेथड कौन सा सिक्वेंशियल सर्च मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमारे पास एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो डेटाबेस के स्टोर करने के जो जीआईएस डेटाबेस जो है अपने डेटा को कैसे स्टोर करता है वो तीन तरीके हैं। एक तो सिंपल लिस्ट है, ऑर्डर सिक्वेंशियल फाइल्स है और इंडेक्स्ड फाइल्स है। इंडेक्स्ड फाइल के अंदर भी हमारे पास है डायरेक्ट है और इन्वर्टेड फाइल्स है, उसके साथ हमारे पास इंडेक्स इन्वर्टेड फाइल्स है। तो हमने वो चीज़ टाइप देख लिया। अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है वो हमारे पास DBMS कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इसके फिर बाद हमारे पास है मॉडल्स। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अंदर जो हायरार्किकल है, नेटवर्क डेटा, रिलेशनल डेटा मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ और डायग्राम के साथ समझाऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।